विद्यार्थियों ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत वीर विक्रमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर इतिहास फर्स्ट यूनिट 1 के अंतर्गत अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, आपका स्वागत करता हूँ। भू राजस्व। मध्यकालीन भारत में भूमि के स्वामित्व के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। भूमि का स्वामी सम्राट था, परंतु व्यावहारिक रूप से भूमि पर काश्त करने वाले जब तक भूमि कर लगान देते रहते थे तब तक वे भूमि के मालिक बने रहते थे। सामान्य रूप से किसान न तो भूमि को बेच सकता था और न उससे अलग हो सकता था। भूमि की श्रेणियां और किस्म। मुगल काल में भूमि को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक खालसा भूमि और दूसरी गैर खालसा, जागीर, शासन आदि। मुगलों के शासनकाल में जागीरदार अर्ध स्वतंत्र शासक थे। सम्राट उनके आंतरिक शासन में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करता था। खालसा भूमि सीधी सम्राट के नियंत्रण में थी। कृषि का तरीका और फसलें। खेती प्राचीन ढंग से की जाती थी। हल, कसी, खुरपी, पटेला, हंसिया, बैलों की जोड़ी अन्नोपार्जन के काम में लाए जाते थे। सिंचाई के लिए नहरें बहुत ही कम थी। खेती वर्षा पर निर्भर थी, अतः इंद्रदेव की कृपा के सभी अभिलाषी थे। वर्षा के अभाव में प्रजा संतप्त हो जाती थी, अन्यथा जीवन बड़ा सरल, परिवर्तन शून्य तथा उन्नतिशील था। सरकार द्वारा किसानों की सहायता। अधिकांश मुगल शासकों का मानना था कि राज्य की समृद्धि किसानों की समृद्धि पर निर्भर है, क्योंकि एक ओर तो राज्य का मुख्य साधन भू राजस्व था और दूसरी ओर राज्य की अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी। इसलिए उन्होंने किसानों को हर संभव प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। किसानों को अच्छी फसलों जैसे गन्ना, नील, मसाले आदि उपजाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। किसानों की स्थिति के बारे में डॉक्टर कुरैशी का मत है कि मुगल काल में वे खुशहाल थे। इनकी आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती थी और राज्य की ओर से कृषि के लिए हर संभव प्रोत्साहन दिया जाता था। डॉक्टर सिद्दीकी का मानना है कि मुगल काल में किसानों की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी। किसानों को भूमि की पैदावार के अनुसार 1/3 से लेकर आधा भाग तक भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। मूल भू राजस्व की मांग के अतिरिक्त उसे लाग, बाग तथा अनुलाभों के रूप में कुछ और भी देना पड़ता था। यह भू राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए विभिन्न मदों में की जाती थी। व्यापार एवं वाणिज्य। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार उन्नति पर था। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात जो सामग्री शेष बचती उसका निर्यात कर दिया जाता था। व्यापार एवं परिवहन की समस्या व्यापारियों तथा सामान ले जाने वाले साधनों के द्वारा पूर्ण की जाती थी। देश में व्यापार के लिए अनेक सड़कें तथा रास्ते थे जो सरकार द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे। आंतरिक व्यापार। अंग्रेजों के आगमन के समय भारत का आंतरिक व्यापार काफ़ी विस्तृत था। इस समय भी वैश्य वर्ग प्रमुख था। परिवहन के साधन। परिवहन के 2 साधन थे। माल व सामान अधिकतर सड़कों से ले जाया जाता था, जो कि एक प्रकार के मार्ग होते थे। मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष होते थे। यात्रियों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय अथवा विश्राम गृह
बने हुए थे। पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था थी। यात्रियों एवं व्यापारियों को मार्ग दिखाने के लिए छोटी छोटी अटारी अथवा मीनार बने हुए थे। राजपूताना के भाट भी खतरनाक सड़कों पर काफिला का मार्गदर्शन तथा सुरक्षा करते थे। चुंगी व्यवस्था, आंतरिक व्यापार पर स्थान स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चुंगी अदा करनी पड़ती थी। चुंगी के अतिरिक्त समस्त बड़े बाजारों तथा बंदरगाहों को कुछ शुल्क रूप में देना होता था। व्यापार का स्वरूप, देश के विभिन्न भागों के बीच व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बंगाल, जहाँ खाद्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में होती थी, चावल, चीनी, मक्खन का समुद्री व्यापार नियमित रूप से होता था। विदेशी व्यापार, मुगल काल में लंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, नेपाल, फारस, मध्य एशिया, अरब और लाल सागर के बंदरगाहों तथा पूर्वी अफ्रीका से भारत के व्यापारिक संबंध थे। समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार, भारत को पश्चिमी देशों से मिलने वाले दो समुद्री मार्ग थे, एक तो फारस की खाड़ी वाला तथा दूसरा लाल सागर वाला। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारतीय निर्यात की मुख्य वस्तुएं रुई से बनी हुई वस्तुएं, अनाज, तेल के बीज, ज्वार, चीनी, चावल, नील, गंध पदार्थ, सुगंधित लकड़ी तथा पौधे, कपूर, लवंग, नारियल, विभिन्न जानवरों की खालें, विशेषकर गैंडे तथा चीते की खाल, चंदन की लकड़ी आदि थी। स्थल मार्ग द्वारा व्यापार, भारत, मध्य एशिया और अफगानिस्तान से सूखे मेवे तथा ताज़े फल, अंबर, हींग, कुरकुरे, लाल पत्थर आदि का आयात पर्याप्त मात्रा में करता था। व्यापार संतुलन, व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। सभी देशों से व्यापारी भारतीय बंदरगाहों पर आते थे। उपयोगी वस्तुएं, जड़ी बूटियां और गोंद के बदले में सोना तथा रेशम देते थे। व्यापार के अनुचित संतुलन में कमी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने निर्यात की सूची को छानबीन का आदेश दिया था। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया है। थैंक्स।